जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। साल 2016 में इसी नारे के साथ एक युवा ने ऐसी क्रांति फूकी कि पूरा प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिल गया था। वीसी तक को इस्तीफा देना पड़ा था। आज चलते चलते हम उसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं और चलते चलते वो आदमी अब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हो गया बीजेपी का। रोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कैसे आपका। बात मैं एकदम ठीक हूँ। ये बताइए, क्रांति जारी है अभी भी? वो तो युवाओं ने क्रांति का उद्घाटन ही किया है, तो ये तो जारी रहने वाला क्रम ही है, ये चलता रहे। और हम तो जिस परिपाटी से आते हैं वहाँ तो ये कहा गया चरैवेती, ये चलता रहे और कुछ अच्छा होता रहे समाज के बीच, यही इच्छा है, यही आगे करने का भी मन है। संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको जी। मतलब आप जिस उम्र में हैं, आप पहले एबीवीपी में थे जी। आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। और अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। जी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं इसको आप? ये जिम्मेदारी तो है बड़ी, लेकिन इसको निभाने वाले लोग बहुत हैं मेरे पास। वो उनका प्रेम है कि जो पूरे प्रदेश का युवा है ये मान के चल रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। अब पीछे युवाओं का है पूरा, ये मेरे भाई हैं, साथ आया हुआ। ये तो भाई हैं मेरे। इन्हीं लोगों की बदौलत तो सारी राजनीति है। तो ये सब अपने मजबूत कंधों के साथ ये जिम्मेदारी साथ साथ में निभा लेंगे। और इन्होंने अगर वो छोटा छोटा भी जिम्मेदारी निभा ली तो ये मान के चलिएगा हम अभूतपूर्व परिणाम देने जा रहे हैं। गजब का स्वागत हुआ आपका संडे के दिन। यहीं से आपका निकला था काफिला और प्रदेश कार्यालय तक गया। सियासत में कहा जाता है ना कि मतलब माहौल सेट करना, आपने उसी दिन माहौल सेट कर दिया। माहौल सेट करने जैसा कुछ नहीं था। हाँ। ये मैंने केवल एक पोस्ट की कि मैं इस दिन आऊंगा और वो दायित्व जो मुझे पार्टी ने दिया उसे ऑफिशियली ग्रहण करूंगा। लेकिन आप इन भाइयों का इतना प्रेम रहा मेरे पास और यही मेरी स्थायी पूंजी और कमाई है। इसको मुझसे कोई नहीं ले सकता, दूसरा और कुछ मेरे पास नहीं है। सियासत को कहा जाता है ना कि लंबी रेस का गेम होता है। जी। वो जो रैली उस दिन दिखी ना, उसके बाद लगा कि नहीं, गेम तो सेट है भाई रोहित भाई का। गेम क्या ही है। जितने मेरे भाई यहाँ उपस्थित रहे उनको, हाँ कुछ लोगों को उससे परेशानी भी हुई है, मैं उसके लिए आपके माध्यम से क्षमा भी चाहता हूँ कि हो सकता है कोई एक व्यक्ति अगर उसमें परेशान हुआ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो यही सोचा था कि हम 2 गाड़ियों से आए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ हो जाएगी। ये तो ईश्वर का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और इन भाइयों का प्रेम है कि वो एकदम उड़ेल के मुझे देते हैं, तो ये मुझसे कोई ले भी नहीं सकता है। आपका मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था इंटरव्यू से पहले जी। तो उसमें आपने लिखा था डॉक्टर रोहित मिश्रा जी। आमतौर पे जब किसी छात्र नेता से मैं बात करता हूँ या फिर किसी भी पॉलिटिशियन से, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लोग वकालत की तरफ भागते हैं जी। आप पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टरी लिखवा रहे थे, सियासत कब शुरू हुई? मैं तो प्राइमरी का मास्टर बनना चाहता था। हाँ। जब प्रदेश ने पहली बार टीटी की परीक्षा का शुरुआत की तो मैं उसका एप्लीकेंट रहा, वो भी मैं पास हूँ दोनों, एक प्राइमरी के लिए भी था, जूनियर हाई स्कूल के लिए भी था। उसके बाद मैंने नेट किया, नेट मेरा हिस्ट्री से रहा, मैं साइकोलॉजी और मिडवल हिस्ट्री ये दोनों मेरे इंटरेस्ट रहे, तो इससे मेरा नेट रहा और मैंने पीएचडी के लिए इनरोलमेंट किया। उसके बाद वहाँ की कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए मन ये हुआ कि छात्र संघ के लिए चुनाव लड़ा जाए। विद्यार्थी परिषद ने मौका दिया, अध्यक्ष बना और इन अनियमितताओं को मैं देख नहीं सकता था। मुखर आवाज बन के उन्हीं भाइयों के दम पे। कभी ये मतलब प्लान वे में आप पॉलिटिक्स में नहीं आया कि सोचा था? बस था ही नहीं, बड़ा सामान्य सा परिवार है। पिताजी रहे पोस्ट ऑफिस के क्लर्क से शुरुआत की और 2 साल पहले रिटायर हुए सीनियर पोस्ट मास्टर होके, तो इतना बड़ा सपना तो देखना ही नहीं था। और वो सपना अगर दिखाया तो इस पार्टी ने दिखाया कि सामान्य सा बच्चा हम कहाँ पहुँचा देंगे, तो ये तो हमारी पार्टी करती है। बिल्कुल। सियासत में कहा जाता है ना कि अगर किसी की बराबरी ना कर पाओ तो उसे बदनाम कर दो जी। आपको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का जी। तो एक पुरानी वीडियो उठाई गई आपकी, उसको बड़ा वायरल किया जाता है और फिर कहा जा रहा है कि अरे नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि आजकल के सियासत में कीचड़ उछालना ही सियासत रह गया? मतलब कि मेरा कुर्ता ज्यादा सफेद है, आपका कुर्ता मैला है, ये वाली राजनीति? मेरा वाला खूब मैला है, मैं एकदम, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लोग हैं ये समाज में कुछ गंदा ही करते, ये तय है, वो कुछ अच्छा ना करते। अच्छा ये है कि पिछले 1 महीने से वो एक काम कर रहे हैं कि वो मुझे गाली दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि समाज का कितना बड़ा एक धड़ा था जो उनकी इन गलत नजरों से, गलत नीयत से बचाए। तो मैं तो खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये गाली दे लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे साथ, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। अच्छा, उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? सफाई में कोई नहीं देना चाहूंगा। आज भी वो कह रहा हूँ कि कोई मुझे मेरी माँ की गाली देगा, कोई मेरी बहन को कुछ बोलेगा, तो ये मान के चलिएगा कि मैं उसका जवाब उसके दुगने तेवर के साथ दूंगा। और मेरी तो कर्मभूमि चंद्रशेखर आजाद जी की रही है। उन्होंने जब ये तय कर लिया था कि अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियां उनके हाथ और पैर को नहीं छू पाएंगी,
जब ज़रूरत आई तो लगाकर कनपट्टी पर खुद को गोली मार ली, लेकिन सरेंडर नहीं किया। तो सरेंडर मैं भी नहीं करूँगा, ये तय है। और मैं युवा मोर्चा के अपने साथियों से भी ये कहता हूँ कि जब कभी ज़रूरत हो, आपका परिवार पे कोई आँच आए तो एकदम डट के मुकाबला करिए, पीछे भागने वाले लोग हम नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का आपने जिक्र किया जी जब कोई युवा राजनीति में आता है ना तो उससे पार्टी को तो उम्मीदें होती हैं, जी। जनता को बहुत बड़ी उम्मीद होती है, लगता है कि नहीं अब कुछ बदलेगा, पारंपरिक बदलाव आएगा। अगर रोहित मिश्रा से मैं पूछूं कि यूपी को लेकर आपका विजन क्या है तो क्या है? यूपी का ये जो सुशासन है, हाँ। हमने वो दौर भी देखा है कि नियुक्तियां बेच दी जाती थी। हमने वो दौर भी देखा है कि आयोग में किस तरह भ्रष्टाचार होते थे। कोई चेन पहन के जाता था तो कहाँ चेन स्नैचिंग हो जाए, कहाँ बाइक पुलिंग हो जाए, कुछ पता नहीं होता था। आज आप 10 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये अपने परिवार पे खर्च कर सकते हैं। ये जो सुशासन रहा है, इसी को लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। वो जो नियुक्तियां हो रही हैं, कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई फल बेचने वाला है, उसका बेटा जब पीसीएस अधिकारी बनता है ना तो वो भावनाओं का आंसू होता है। और मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ और जहाँ से आता हूँ, वहाँ बोरियों में भर के गेहूँ और चावल लाए जाते हैं। तो वो केवल वो दाल गेहूँ चावल नहीं होते, वो सपने होते हैं। उन माता पिता के सपने, गरीब लोगों के सपने, वो आके वहाँ पर उन रूप में खुलते हैं कि वो ढेर सारी संभावनाएं होती हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, तो उन संभावनाओं को जीवित रखना है और वही काम करना है कि वो कहीं न मरने पाएँ। आप प्रतापगढ़ जैसी जगह से आते हैं, इलाहाबाद में आपने राजनीति की पढ़ाई की। जी। ये एक ऐसा यूपी का वो जगह है ना, केंद्र है, जहाँ पे कभी कट्टा, बारूद, बम, इसका जिक्र बहुत होता था। ठीक बात है। हर पॉलिटिक्स में। इलाहाबाद कितना बदला है? प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रयागराज जो हुआ है, नाम ही बदला है या फिर चीजें भी बदली? नाम नहीं बदला, वो आपका जो अभिमान था वो प्रयागराज था। तीर्थराज प्रयाग ही रहा है, जहाँ पे हर्षवर्धन जी आके अपना सब कुछ लुटा दिया करते थे। तो वो जगह है जिसने संगम दिया, वो जगह है जहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे लोग बदले। तो केवल नाम नहीं बदला, आप अगर अभी की भौतिक चीज़ों को देखेंगे तो ढेर सारे वहाँ पे ओवरब्रिज बन गए, सड़कें खूब ढेर सारी चौड़ी हो गई, और साथ साथ नियुक्ति का भी मामला शानदार रहा है। तो वो तो ऐसी जगह है जहाँ पे सपने साकार किए जाते हैं। आप सपना देखिए उत्तर प्रदेश के किसी जिले से कि मैं भी वो प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, तो वो सपना तो वहीं साकार हो सकता है। तो वो तो सपनों को जीवंत करने वाली जगह है। वो दौर आपने देखा है जब सियासत बहुत गंदी हो गई थी, प्रदेश के बड़े बड़े माफिया उसी बेल्ट से आते थे। देखा तो कम है, सुना खूब है, सुना बहुत, कहानियां खूब सुनी है। कुछ मन में ऐसा था कि नहीं यार, मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं जब कुछ लायक बनूंगा तो ये चीजें बदलनी है, ऐसा करना है। इतना न तो इतने बड़े परिवार से मैं था कि ये सोच पाता। ये तो इस संगठन ने ये मौका दे दिया कि आप कम से कम उनकी बातें रख सकता हूँ, बातें बता सकता हूँ। तो इतना बड़ा कोई सोचना नहीं था। हाँ, ये था कि आप जो जिस अपराध की बात कर रहे थे, मैं एक रिसर्च स्कॉलर था जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे उन साथियों ने ये चुना कि हमें ये कट्टा बम बारूद वाले लोग नहीं चाहिए, हमें कलम का सिपाही चाहिए। आज वही कर रहा हूँ मैं। आपको ऐसे समय पे संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जब प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, युवा नाराज हैं। आप भी युवा हैं, युवाओं का मर्म आप समझते होंगे। बिल्कुल समझते हैं, और ये तय है कि उनकी जो बात होगी, उनके बीच जिस तरह के विचार निगेटिव फैलाए जा रहे होंगे, उसको लेके और संगठन में जहां वो सबसे मजबूत सोच सकते होंगे वहां तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। वो ब्रिज उनको मिल चुका है, वो उनका भाई है, तो ये वो सब मानते हैं। और ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी उन लोगों में है जिनकी दलाली नहीं चल रही, नाराजगी उन लोगों में है जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, नाराजगी उन लोगों में है जो अव्यवस्था के लिए अपने नए कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। सामान्य जनता बहुत खुश है। आप कभी जाइए मिलने तो वो कहते हैं कि ये इतना अच्छा सुशासन कहाँ मिलेगा कि जो हम चाहते हैं, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें किसी को हफ्ता नहीं देना है, हम अपना घर बनवाना चाहते हैं तो हमें वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिलना है, हमें किसी माफिया से नहीं मिलना है। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर ही घेरती रहती है। कम से कम वो लोग तो कानून व्यवस्था की बात ना करें जिन्होंने मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठी एक महिला, जो एक ऐसे समाज से आती थी जहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते थे। आप मायावती का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी बात मैं कर रहा हूँ, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि उनका भी चीरहरण करने का इस कलयुग में प्रयास किया गया। और वो भी अब कानून व्यवस्था की बात करेंगे, जिन्होंने माफियाओं को हर गली में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम दे रहे थे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया वो दे रहे थे। तो कम से कम वो इसकी बात ना करें। बड़े मुखर है इस समय इन तमाम मुद्दों को लेकर, कह रहा है कि अगर अभी चुनाव हो जाए, सितंबर में चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। अगर अखिलेश यादव जी ने ऐसा कहा। कहने को तो कुछ भी कहें, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। तो मैं उनको लोग नहीं कह रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि ठीक है,
सपने देखना किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन वो किन मुद्दों को लेके जाएंगे बस इतना बता दें। वो अगर ये मुद्दा लेके जाएंगे कि हम फिर से आयोग का भ्रष्टाचार करेंगे, हम फिर से, आप सबसे बड़ी बात तो ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट ही नहीं मांगे जा रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं पीडीए के नाम पे। जब समाजवादी पार्टी की आप बात करेंगे तो 1217 का दौर आपको याद आएगा। तो ये तो उससे डरे हुए हैं कि कहीं वो दौर याद आ गया तो हम कहीं हैं ही नहीं लड़ाई में। चलिए, समाजवादी पार्टी का अपना जिक्र क्या कहा, मुद्दे नहीं है। मैं कुछ ऐसे मुद्दे बताता हूँ जो जनता के मुद्दे हैं जी। आप नीट पेपर लीक उठा लीजिए, हाँ। एथेनॉल और पेट्रोल का जो मामला है वो उठा लीजिए, उसको लेकर बवाल है। राम मंदिर को लेकर बवाल हो रहा है। जनता क्या है ना, वो कभी कभी मर्म देखकर वोट करती है, कभी कभी गर्म होकर भी वोट करती है। चुनाव नजदीक है। ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, मैं भी, आप भी, या हमारे जितने भाई यहाँ हैं, सबने राम मंदिर में कुछ ना कुछ अपना जरूर दान किया। बिल्कुल। उतना दान नहीं किया कि उतना भव्य मंदिर बन जाए। मुझे तो गर्व है कि मेरा जो भी धन लगा भगवान राम का, वो भव्य मंदिर मुझे दिखता है। और इनको ये समस्या है कि चंदा चोरी हुआ या जो भी हुआ, कहीं भी उसका दुरुपयोग, या हम भी इसे मान रहे हैं कि अगर कुछ हुआ है तो हम केवल समस्या नहीं समाधान देंगे। आपके माध्यम से और एक बात कह रहा हूँ, जिन्हें ये ज्यादा दर्द है कि उनका पैसा चोरी हुआ, युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते ये कह रहा हूँ कि वो लाएं अपनी रसीद। युवा मोर्चा का अध्यक्ष पूरे युवा मोर्चा के साथ उनका पूरा पैसा वापस करेगा जो उन्हें लगता है कि चोरी हो गया। चलिए, ये तो बात आपने विरोधियों की की। अब मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि उस जनता के लिए आपका क्या, जो निस्वार्थ भाव से राम के लिए, अपने आराध्य के लिए आज भी वो है। हाँ। आज भी वो, ये देश राम का है, ये देश राम राज्य का है। उसकी भावनाएं कुछ चंद सिक्कों से, कुछ चंद रुपयों से इतनी आहत नहीं हो जाएंगी कि वो एक सत्ता परिवर्तन की बात करने लगेगा। और वही जनता तो ये देख भी रही है ना कि हम केवल समस्या नहीं बता रहे हैं, हमने समाधान की ओर अपने कदम बढ़ाए। जो लोग दोषी थे उनको जेल तक भेजा। और ये विश्वास आपको दिला रहा हूँ कि सुशासन की जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना, वो कभी छूट नहीं पाएंगे। जिन्होंने चोरी, मैक्सिमम जो सजा होगी वो ना मिलेगी तो फिर हम आप मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, ठीक बात है। अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो वही है 27 चुनाव में। जी। उनको आप कैसा नेता मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं ना, वो कहते हैं कि बड़े विजनरी लीडर हैं, बस एक ही चीज में मात खा जाते हैं कि जातिवाद का टैग लगा हुआ है। गजब की बात है। मतलब अभी आप ही ने कहा कि पीडीए की बात वो कर रहे हैं। ये पीडीए वाली बात तो आपने कही, हालांकि करते तो वही हैं कि वो बदल रहे हैं, वो तो जाति के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और हमने तो जिस नर्सरी से हम सीख के आए ना, वहाँ ये बताया गया कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तो हम तो उसको लेके आगे चलेंगे और अच्छा करेंगे। बाकी लीडर हैं, वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बारे में मैं क्या ही आकलन कर पाऊँ, उनकी पार्टी के लोग ज्यादा अच्छा आकलन कर पाएंगे। अखिलेश यादव के सनातन और आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसका आप जिस संगठन से आते हैं, आपका मात्र संगठन जो आरएसएस है, उसका एक नारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उसमें कितना डिफरेंस आप पाते हैं? संस्कृतियों को जोड़ने का मतलब है, मुझे जो समझ में आता है कि सबसे पहले तो परिवार को जोड़ देना, परिवार को जोड़ना, परिवारवाद नहीं करना। उनका वाला जो है, हम एक परिवार की भावना के साथ चलते हैं। और मैं तो, मेरी जन्मभूमि प्रतापगढ़ रही, तो जहाँ स्वामी करपात्री जी महाराज ने नारा दिया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो हम तो विश्व कल्याण की भावना से, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं धरा भूमि पर पैदा हुआ। उनका यह है कि केवल परिवार तक को सीमित कर देना है। आप देखिए ना, पिछले चुनाव में जितने टिकट मिले, जो यादव को टिकट मिले, वो केवल एक परिवार के लोग हैं। उससे अलग कहाँ क्या हुआ? लोकसभा चुनाव का, लोकसभा की ही मैं बात कर रहा हूँ कि किसी को आप दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई बच्चा हो यादव का, केवल इटावा मैनपुरी का ना हो, हमारे यहाँ भी संख्या है, उनको भी दीजिए मौका। हम कहाँ मना कर रहे हैं उसके लिए। और हम तो चाहते हैं कि नेचुरल लीडर जो हो, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, वो आगे आए। हम दोनों, कभी हमारी विचारधारा के लोग भी विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे तो जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, वो अपने समाजवाद को लेके चलेंगे, तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके चलेंगे। लोग चाहते थे कि अखिलेश जी सनातन की बात करें, करने लगे हैं। सॉफ्ट हिंदू तो उनका जागा है, राम मंदिर को लेकर बहुत मुखर है। अभी मुखर है केवल चुनाव को लेकर। जो पूर्व मुख्यमंत्री ये कर दें कि जो लोग राम मंदिर जाना चाहें उनको निलंबित और निष्कासित करने की कार्यवाही की जाए, तो आप ये समझिए तो मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, आप उन 3 विधायकों का जिक्र कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये तो वो 3-4 लोग हैं जिन्होंने ये कहा, मुखर हुए जिस बात को लेके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये देश, में फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ये देश भगवान राम का है, राम की उन संस्कृतियों का है, राम की उन सभ्यताओं का है। वो भगवान राम के माध्यम से ही आगे चलेगा। आप जिस समाज से आते हैं उस पर भी अखिलेश यादव की बड़ी मेहरबानी इस समय दिख रही है। ब्राह्मण वोटरों को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़ा कार्यक्रम बनाने की कोशिश, चैलेंज मानते हैं इसे?
मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, जिस समाज से हूँ, उस पर गर्व है मुझे। ब्राह्मण हमेशा ही उन्होंने ये तय कर लिया, ढेर सारे ऐसे ऋषि मुनियों का इतिहास भी आपको बताएंगे जिन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया केवल इसलिए कि समाज का भला हो सके। आप दूसरे लोगों से कैसे ये उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ चले जाएंगे जहाँ पे केवल और केवल सांसद विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को संजोने और बचाने की लड़ाई है। तो ब्राह्मण पहले भी भाजपा के साथ था, आज भी भाजपा के साथ है और भविष्य में भी मैं कह रहा हूँ कि वो भाजपा के साथ रहेगा। और कुछ उसका मन अगर टूटा है, कुछ उसको गिला शिकवा है, वो दूर भी हम करेंगे। हमारे घर में लड़ाई होती है तो हम थाने नहीं पहुंच जाते, हम घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, वो हम लोग को डांट फटकार के ठीक कर लेते हैं। तो इसमें भी आगे हम वही करेंगे। मतलब आपको नहीं लगता कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है? बिल्कुल नहीं। दो मूव बीजेपी का बहुत बड़ा रहा है। एक तो मनोज पांडे जी को समाजवादी पार्टी से ले आके अपने सरकार में मंत्री बना दिया, फिर आपको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जी। इसको एक बड़ा पॉलिटिकल मूव माना जाए क्या, काउंटर करने के लिए? नहीं, मैं तो केवल इतना मानता हूँ कि मैं कार्यकर्ता हूँ सामान्य सा, तो सामान्य कार्यकर्ता को इस पार्टी में ही इतनी बड़ी जगह मिल सकती है। बड़ी जगह का मतलब केवल इतना है कि वो इस तरह का दायित्व दे सकते हैं कि ये इसको संभाल सकता है या ये हमारी इन बातों को लेके जा सकता है। तो ये मूव नहीं है, ये कार्यकर्ता, ये सामान्य सा जो है उसकी जीत है। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे कोई सामान्य सा व्यक्ति भी कहीं पहुँच सकता है। तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं खुद देखता हूँ कि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं इस प्रदेश का अध्यक्ष होऊंगा, लेकिन आज इस पार्टी ने, आदरणीय धर्मपाल जी ने, पंकज चौधरी जी ने ये मौका दिया मुझे। यूपी सरकार के न जाने कितने मंत्रियों का मैंने ऐसा इंटरव्यू किया जो यही कहते हैं कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि कभी यूपी सरकार में मंत्री बनूंगा, लेकिन इस पार्टी ने हमें वहां तक पहुंचाया। चलिए ठीक बात है। आप छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष भी रह चुके और प्रदेश अध्यक्ष हैं। रोहित मिश्रा का पॉलिटिकल विजन क्या है? पॉलिटिकल विजन अभी का जो है, मंजिल तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैं जितने रास्ते हैं उनका पूरा आनंद लेना चाहता हूँ। ले रहे हैं? पूरा आनंद ले रहा हूँ। इनमें काम करने का इतना मौका है, इतना स्कोप है कि मंजिल तो हमारा संगठन तय कर चुका होगा या जहां तक मुझे पहुंचना होगा ईश्वर तय कर चुका होगा। लेकिन अभी जो रास्ते मिले हैं इनका अपना अलग मजा है। मंजिल थोड़े समय के लिए हो तो रास्ता लंबा है, तो अभी तो रास्ते के लिए एकदम प्रयासरत हूँ और खूब सुंदर उसको मजा नहीं ले रहा हूँ, उस पर काम खूब कर रहा हूँ। कई जब मैं इंटरव्यू करने आ रहा था ना, तो मेरे ऑफिस में भी कुछ युवा साथी थे और कुछ मेरे बाहर के लोगों को भी पता चला, युवाओं को, कि मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ आपका। तो उन्होंने कहा कि रोहित भाई से एक सवाल पूछिएगा। छात्र संघ की उपज है वो जी। यूपी सरकार में न जाने कितने मंत्री हैं जो उसी रास्ते से चुनकर आए हैं। आज बड़े विश्वविद्यालयों की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, छात्र संघ बहाल नहीं हो पा रहे। आपको नहीं लग रहा है कि युवा जो राजनीति में आ रहे हैं उनका रास्ता बंद हो रहा है? दुर्भाग्य है ये, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश के छात्र संघ चुनाव बंद है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मेरी पहली डिमांड यही होगी कि महाराज जी केवल ऐसे नेचुरल लोगों को, नेचुरल लीडरशिप को आगे आने का मौका दीजिए। बहुत सही सवाल सही समय पे आपसे कर दिया गया है, युवाओं को जवाब भी मिल जाएगा। नहीं, रोहित भाई जाके बात करने वाले 100% जा रहा हूँ और 100% आपकी बात ही रखूंगा वहाँ पे कि अगर छात्र संघ ना होता तो आज हम और आप यहाँ ना होते, मतलब मैं आपसे ना मिल पाता। बिल्कुल। तो मैं छात्र संघ की उपज हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव हो। उसके पीछे का कारण भी है कि जितनी व्यवस्थाएं आपको दिखती हैं विश्वविद्यालय में, उनमें जितने भ्रष्टाचार होते हैं वो केवल छात्र संघ है जो मुखर होके कहता है। बिल्कुल चाहिए नहीं। आपने उसी चीज से स्टार्ट किया था अपना पॉलिटिकल करियर जी, उसी आंदोलन से। आप उसी की उपज है, इसीलिए मैंने ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी समझा कि आपसे ही किया जाए। राजनीति में जब युवा चेहरे आते हैं तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है और बहुत मतलब एक उम्मीद रहती है। मैंने पहले भी आपसे कहा, आप चाहते हैं कि युवा राजनीति में आए? अगर आपसे मैं पूछूं तो 100% आए। उसका जो विजन है वो एकदम अलग है, लेकिन वो करना जो चाहता है वो समाज के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है। वो इतने पेड़ लगाना चाहता है कि वो एसी से ज्यादा संख्या हो जाए। वो एक्सप्रेस वे का ऐसा जाल बनवाना चाहता है जिससे वो कहीं भी दूसरी जगह जाना चाहे तो वो तुरंत पहुंच जाए। और वो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं इन सब में बहुत फंसना नहीं चाहता। सीमित संसाधनों के बीच में शानदार काम करने की इच्छा होती है। आपको बीजेपी का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपका काम, जो बेसिक काम है, जो मुझे समझ में आता है, आप क्लियर करेंगे कि मैक्सिमम युवाओं को बीजेपी से जोड़ना है जी। मिशन पे लग चुके हैं? क्या रिस्पॉन्स है? जुड़ाए हैं हम तो कभी अलग हो ही नहीं पाए। तो अभी जो काम है कि बाइक रैली तक, केवल नारों तक सीमित नहीं करेंगे। हम युवा मोर्चा को अब डिबेट और डिस्कोर्स का वो प्लेटफॉर्म देंगे कि आप कोई भी व्यवस्था देखेंगे तो उसमें युवा मोर्चा का मंडल तक का कार्यकर्ता, सेक्टर तक का कार्यकर्ता शानदार जवाब देता आपको मिलेगा। उसी की तैयारी है और वो करके आपको परिणाम के रूप में जल्दी परिलक्षित होता दिखेगा। नितिन नवीन जी लखनऊ आए थे अभी हाल ही में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
आपने तब भी, हालांकि डीडीयूपी के कैमरे पे आप दिखे थे मुझे, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? मैंने प्रणाम किया था उनको और जोरदार शानदार उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया था। तो उसके लिए तो हम उनके आभारी हैं कि हम जैसे युवा साथियों का संबल बढ़ाते रहते हैं वो, और इतने युवा हैं, अभी सबसे कम उम्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तो उनका आशीर्वाद भी मैं लेने जल्दी प्रयासरत हूँ मैं, कि वो आशीर्वाद भी मुझे जल्दी मिल जाए। कुछ उनके अनुभव जरूर लेंगे और उनका जो विजन है उसको भी लेके हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। संगठन को लेकर जब बैठक होती है, बात होती है, तो क्या मतलब उसमें क्या प्लानिंग होती है, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। संगठन ऐसा कोई प्लानिंग पे काम नहीं कर रहा कि उसे प्लान करना है कुछ। वो जो नेचुरल बातें हैं जो समाज में चल रही हैं, जिसको लेके तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उसके जवाब पे हम बात करते हैं। हम ये नहीं करते कि किसी को गिरा देना है, किसी को उठा देना है। हम तो नेचुरल सामान्य परिवार में जैसे बैठ के बातें होती है, उसी तरीके की बातें हम लोगों की होती हैं। साल 2027 में चुनाव है, तो चुनाव की बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि यूपी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे नैरेटिव पे भी चुनाव लड़ा जाता है। अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, आप जानते हो कि साल 2024 में नैरेटिव चला था। ठीक बात है। तो अभी तैयारी कैसी है? अभी ये झूठ के जो बड़े बड़े गुब्बारे आपको दिखे 24 के चुनाव में, हम छोटी छोटी सुइयां लेके युवा मोर्चा में उसमें छेद करने का काम करेंगे। गुब्बारे ये चाहे जितना बड़ा कर लें, हम सच्चाई की उन सुइयों से इस पूरे गुब्बारे को खत्म कर देंगे। यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम विकास के नाम पे, मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के नाम पे, और अभी तक की जितनी सरकारें रही उन्होंने 5 साल 10 साल के लिए सोचा होगा। ये पहली केंद्र की ऐसी सरकार रही जिसने ये कहा कि 100 साल जब पूरे होंगे 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। तो हम उसी पे तो काम करना चाह रहे हैं। मोदी जी का वो जो मिशन है, जिसका शायद एक छोटा सा एक तिनका मैं भी हूँ, कि ऐसे यूथ लीडर्स को लेके आएंगे जिनकी पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं होगी, या विकसित भारत में जितनी स्वरोजगार के मौके मिलेंगे, रोजगार के जितने अवसर मिलेंगे, इसे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। यूपी की सिर्फ बात करें तो आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा शानदार रहा? मैंने वो दौर भी देखा कि अगर आपने सुबह पैसे नहीं पहुंचाए किसी माफिया को, तो शाम को आपके ऊपर गोलियां बरस गई। मैंने वो दौर भी देखा है, और प्रयागराज में रहा हूँ, तो वहां पे भी कुछ ऐसे माफिया थे जो ये तय करते थे कि पीडीए से नक्शा पास होना हो, उनके यहाँ वो पैसा पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका घर बन पाएगा। तो अब तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, तो हमने ऐसे सारे माफियाओं को खत्म करने का काम किया और आगे भी वो करेंगे। मतलब विपक्ष के सारे नैरेटिव वर्सेस यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, केवल विकास और लॉ एंड ऑर्डर। आप 10 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, करोड़ कमाते हैं, आपको किसी को नहीं देना है। आप सरकार को लेकिन ईमानदारी से टैक्स दीजिए, उतना देते रहिए। सरकार आपके साथ इतनी मजबूती के साथ खड़ी है कि किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। यूपी चुनाव है जी, हमने युवाओं की बात कर ली, हमने सारे मुद्दों की बात कर ली। महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने बंगाल चुनाव में देखा, बिहार चुनाव में देखा, और महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, महिलाओं ने एक बड़ा रोल प्ले किया है एनडीए की सरकार बनाने में। आपको लगता है कि यूपी में भी जो ये चुनाव होगा उसमें महिलाएं बड़ा रोल प्ले करेंगी? सम्मान है उनका हमारी पार्टी में, और हम तो मातृशक्ति को जहाँ जाते हैं बिना नमन के आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो उनके किचन की चिंता अगर कहीं हो रही थी तो ये सरकार ही तो कर रही थी। आप ये बताइए ना, जिसके पति के ऊपर गोलियां बरसा दी जाए, जिसके बच्चे से पैसा मांग लिया जाए, वो माँ वो पत्नी रात में सो सकती थी क्या चैन की नींद? आज वो सब खुश है, और वो योगी जी के सुशासन पे तो खुश हैं। तो वो तो चाहती हैं कि ये सरकार फिर से आए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल उन्हीं का है। वो किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के पहले बूथ पे पहुंच जाती है वोट करने, और उनका वोट ये तय होता है कि वो कमल का फूल ही उनका प्रत्याशी होता है। वो केवल सुशासन के नाम पे, और ये पुनः हमारे पास आएंगे, ये तय है। हम लोग तो आशीर्वाद लेने उनके पास घर घर जा ही रहे। आपने जिक्र किया तो मुझे पूजा पाल जी याद आ गए जी। अभी हाल ही में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है आप ही की पार्टी में, और आप ही के क्षेत्र से आती हैं जी। समाजवादी पार्टी में थी, सीएम योगी की सिर्फ तारीफ कर दी थी विधानसभा में और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। आप कैसे इसको देखते हैं कि आपके क्षेत्र से आने वाली महिला मुखर है, अपने पति की लड़ाई लड़ रही है, और उसको समाजवादी पार्टी से सिर्फ इस बात के लिए बाहर कर दिया जाता है कि वो न्याय की बात कर रही है? मैंने वो दौर भी देखा है, और पूजा पाल जी जैसा व्यक्ति मिले हैं कभी? मैं मिला हूँ, और कई बार मेरी मुलाकात है पार्टी के कार्यक्रमों में। एक इतना बड़ा राक्षस के रूप में कोई व्यक्ति हो ना, कि आप कल्पना नहीं कर सकते उसके सामने आंख दिखाने की। वो शक्ति स्वरूपा ही है वो महिला। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया और ये कहा कि जब तक खत्म नहीं कर देंगे मानेंगे नहीं। इसमें बताइए ना, कि जिसके पति को कई जगह रोक रोक के गोलियां मारी जाएं, वो महिला अपना दर्द नहीं बता पाई लोगों को। हाथ की मेहंदी ठीक से नहीं छूटी थी, उसके पहले ही मांग का सिंदूर उड़ा दिया गया। तो आप उसकी पीड़ा समझ नहीं सकते। मतलब मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ उसमें, मैं भी नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन वो कोई महिला ही कर सकती है।
कि वो तेवर वो जिंदा रखे। और ये उन्होंने कहा, आप बताइए ना, जिसको न्याय इस तरह मिले कोई देता क्या गवाही? तो उन्होंने तो आंख से आंख मिला के ये तय मैंने किया। पूजा जी का इंटरव्यू किया था उस इंसिडेंट के बाद, तो मैंने यही बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि अखिलेश जी इस बात को समझेंगे। समझना चाहिए, एक महिला का दर्द तो समझना ही चाहिए कम से कम। और केवल इसलिए नहीं कि वो उनकी पार्टी की विधायक है, इसलिए कि एक महिला, अगर उसके लिए सबसे बड़ा गहना क्या है? उसका पति है, वही उसकी हाथों की चूड़ियां हैं, उसकी मांग का सिंदूर है, उसके गले का मंगलसूत्र है, यही तो श्रृंगार है। आपने उस सारे श्रृंगार को खत्म कर दिया एक झटके में। एक महिला जो शादी के जोड़े में कुछ दिन रहना चाहती थी, आपने उसको सफेद लिबास में ला दिया। तो कम से कम ये दर्द तो समझते। वो दर्द ना समझना, मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी नासमझी है। एक सवाल मैं और करना चाह रहा था, बीच में पीछे छूट गया, संगठन से रिलेटेड सवाल है। जब बीजेपी के संगठन को हम देखते हैं, जब समाजवादी पार्टी को देखते हैं, बड़ा ही एक गैप नजर आता है। आप हाई लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिला स्तर से प्रदेश स्तर पे आ जाइए। युवा मोर्चा की आपकी जो टीम है, आपके पीछे लड़के लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में वो नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। तो दरी बिछाने वाला एक वो कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये लड़के दरी नहीं बिछाएंगे, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग उन युवाओं को? हम खुद दरी बिछाते हैं। हाँ। हमें तो मज़ा आता है वो करने में। वो सेवा है, वो सेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से, वो सेवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आपकी नसों में डाल दी जाती है। तो आपको ये वहाँ पे ये है ना कि हम अगर बड़ी गाड़ियों से चलेंगे, नेताजी के खास होंगे तभी मामला ठीक है। हमारे यहाँ ये भाव है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये है कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए समर्पित नहीं हैं। हम फिर आपसे कह रहे हैं पूरी ईमानदारी से, हम किसी पार्टी के लिए भी समर्पित नहीं हैं। हमारा प्राण अगर जाएगा तो केवल और केवल राष्ट्र के लिए जाएगा, हमारे महापुरुषों के लिए जाएगा। तो ये अपनी जवानी जिस पे कुर्बान करते रहे, हम तो वही लोग हैं कि भगत सिंह जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, वेदव्यास ने, इन सब ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो हम भी वही समर्पित करें। ये चलते चलते के आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर में कुछ मैं एक सवाल करूंगा और ईमानदारी से जल्दी जल्दी रोहित भाई आपको जवाब देना होगा। आपके फेवरेट नेता कौन है? अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, युवाओं के लिए एक मैसेज दे दीजिए। अपना तेवर जिंदा रखें, जहां भ्रष्टाचार दिखे आंख में आंख डालकर बात करें। 27 चुनाव का प्रेडिक्शन क्या है? जीत रहे हैं हम प्रचंड बहुमत से। सियासत की जो दोस्ती होती है वो रियल होती है या फिर सियासी होती है? अनुभव तो हो गया, दोनों चीजें हैं जी। पीएम मोदी और सीएम योगी में एक सिमिलरिटी जो आपको बहुत प्रभावित करती है? दोनों राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, उस राष्ट्र के पुनर्निर्माण की कल्पना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बार फिर से वही शेर हो जाए और खत्म करते हैं इंटरव्यू जो आपने विश्वविद्यालय में तो मैंने शुरुआत इससे की थी कि एड़ी को उठाए पंजों पे खड़े हैं और ये बौने समझते हैं कि ये सबसे बड़े हैं। जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे थे वो मैं किसी आंदोलन में शायद बोल रहा था। आंदोलन में आपने किसी बोला था कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे रोहित मिश्रा जी, जो बीजेपी के प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।